अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ओके। आज कंपैरेटिवली आपकी स्ट्रेंथ कम है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। आप लोगों की अभी कंसेक्यूटिव क्लासेस थी या आज कितने सेशंस होते हैं आप लोगों के? 4 सेशंस मैम। 4 सेशंस होते हैं। सब में स्ट्रेंथ कम थी या अभी ये इसी में कम है? नहीं मैम, आज सबकी स्ट्रेंथ कम है। वैसे आज हमारा क्विज भी है इस वजह से। क्विज कर रहे हैं? लास्ट सेशन मैम 2:30 पे। अच्छा अच्छा, सही है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है अगेन क्योंकि आज मैं फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो अगेन आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप अपने पास ज़रा पेन पेपर लेके अपनी लेक्चर कॉपी लेके बैठें ताकि आप साथ साथ कैलकुलेशंस नोट करते जाएं, ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है मॉडल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे और हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास मॉडलिंग होती है हमारे सर्किट्स की, है बीजेटी सर्किट्स की, है। उसमें हमने दो तरह के मॉडल्स देखे थे। हमने कहा था भाई मॉडलिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें सर्किट में जो है वो गेन कैलकुलेट करना होता है। जब हम स्मॉल एसी सिग्नल्स की बात करते हैं तो मॉडलिंग के ज़रिए हमारे लिए गेन जो है वो कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है, जब हम एसी सर्किट के स्मॉल सिग्नल्स के लिए बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने जो है वो हाइब्रिड मॉडल देखा था, ठीक है। और हाइब्रिड मॉडल में मैंने हाइब्रिड पाई मॉडल, इसको ज़्यादातर जो है वो पाई मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये हाइब्रिड पाई मॉडल देखा था और हमने इसकी पूरी ये डेरिवेशन भी देखी थी और इसका सर्किट भी देखा था कि किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर की दो तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक होता है हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के थ्रू भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इसे करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह भी इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले सर्किट में अगर आप देखो, इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स इसलिए कहा जा रहा है कि आपके पास जो इनपुट है वो वोल्टेज की VBE की फॉर्म में कंसिडर किया है और आउटपुट आपकी एक करंट सोर्स ली हुई है जिसका जो है जिसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है GM इंटू VB। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आपके पास जो है वो इनपुट आ रहा है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल करंट भी जो है, अगर करंट को भी नोटिस करो तो वो किससे कंट्रोल हो रहा है, वो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। तो इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहा गया है, ठीक है। जबकि दूसरे सर्किट में अगर आप देखें तो हमने उसी वोल्टेज को जो है वो करंट में ट्रांसफॉर्म किया था। अभी हमने देखा था कि ये अब जो है हमारी करंट सोर्स की वैल्यू क्या बन गई थी, बीटा आई बी बन गई थी, ठीक है। और हमने देखा था कि फाइनल हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई थी, एक GM की और एक आर पाई की, ठीक है। आर पाई इज द इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपके ट्रांजिस्टर पे इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस आती है उसको आर पाई कहा जाता है। और GM इज द ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। हमने देखा कि भाई इसकी पूरी डेरिवेशन भी देखी थी हमने कि GM की वैल्यू क्या थी, IC/VT, और आर पाई की वैल्यू क्या थी, बीटा/GM, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी और हमारे पास क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था तो हमने कहा था कि भाई हम अब दूसरा मॉडल दैट वाज अ टी मॉडल वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टी मॉडल स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल है दैट इज रेलेवेंट टू द पाई मॉडल, ठीक है। तो हम पहले उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकली ये जो है हमारे काम आ सकते हैं ये मॉडल्स, ठीक है। फिर हम जो है वो टी मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो है वो एक ये सर्किट दिया हुआ है, जब ज़रा मैं एनोटेशंस यूज़ करूँ। ओके, सबसे पहले अब ये आपके पास सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज़ जो जिस सर्किट को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर आप ए वाला सर्किट है उसको देखें तो आपके पास ऐसे सर्किट्स आपने बहुत पहले भी देखे हैं और सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। इनपुट पे हमारे पास क्या है, एक बेस रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज़ RBB, ठीक है। और हमारे पास एक कलेक्टर पे रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज़ RC।
सही है। VCC कनेक्ट किया हुआ है कलेक्टर से। इनपुट पे आपके बार हमारे पास हमने जो पहले सर्किट सॉल्व किए हैं वो खाली सॉल्व किए हैं फॉर DC इनपुट्स, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट पे खाली DC इनपुट नहीं है, अब हमारे पास एक AC इनपुट भी है, दैट इज स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल VI, ठीक है। हमने कहा ये जो VI लिखा होता है जब हम स्मॉल सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे थे, स्मॉल स्केल सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि भाई ये जो स्मॉल VI होता है दैट इज योर AC इनपुट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, दैट इज 1 मिली या 0.1 मिली वोल्ट, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, जिसको बेसिकली हम एम्पलीफाई करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि हमेशा ये कन्वेंशन याद रखना कि जब भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी वोल्टेजेस की या करंट की, तो वो हमेशा DC करंट या DC वोल्टेजेस की बात हो रही होगी। और जहाँ कहीं भी स्मॉल सर्किट्स में जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी, दैट इज द AC वोल्टेजेस एंड AC करंट, ठीक है। सादिया, आपने एक सवाल पूछा है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। बेटा, ये बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग एम्पलीफायर्स, ठीक है। जब तक आप एम्पलीफायर्स के बैकग्राउंड नहीं समझोगे तो आपको आगे के एम्पलीफायर्स के सर्किट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मॉडलिंग करना, गेन कैलकुलेट करना, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे, आप इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस भी एप्लीकेशन में आप ये सर्किट यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। फॉर सपोज आपके घर में जो स्पीकर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है, एम्पलीफायर्स लगे हुए ना, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली एक BJT उठाया, एक ट्रांजिस्टर उठाया, उसके साथ 4-5 जो है वो रेसर्स लगाए और आपने कहा जी ये एम्पलीफायर डिज़ाइन हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस ना, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन होती है और हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमारे सर्किट को कितनी इनपुट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कितनी आउटपुट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कहाँ कहाँ के एम्पलीफायर्स किस कॉम्पोजिशन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर्स हज़ारा एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पीकर्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम ट्रांसमिशन या रिसीविंग की बात कर रहे होते हैं, सर्किट हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी हमारे पास वाईफाई के थ्रू भी सिग्नल आ रहा होता है, तो वो क्या आ रहा होता है, बहुत स्मॉल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, बहुत वीक सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम उन सिग्नल्स को जो है वो जब हम रिसीव करें तो हम उसको एम्पलीफाई करके देखें कि आइदर वो सिग्नल है कैसा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में, कम्युनिकेशन में, इस तरह बहुत सारी और एप्लीकेशन में आपके पास जो है वो एम्पलीफायर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आप जब तक इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पढ़ोगे आपको उस चीज़ को समझ में नहीं आएगा। क्लियर है सादिया? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी। इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सर्किट, ठीक है। हमने कहा कि भाई अब इनपुट पे आपके पास खाली एक DC सोर्स नहीं है, नाउ यू हैव अ AC सोर्स एज वेल, ठीक है। तो आप इस DC AC सोर्स को जो है वो आपको दोनों के रिस्पेक्टिवली आपको इस सर्किट को एनालाइज करना है, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वोल्टेज गेन, AC वोल्टेज गेन, देखो वोल्टेज गेन क्या लिखा हुआ है सवाल में, इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल V0 ओवर VI, ठीक है। मीन कि आपको जो है वो AC गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसे सर्किट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले भी मैंने एक एग्जांपल करवाई थी कि हम क्या करते हैं, हम AC सोर्स को रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम भी, ठीक है। और हम DC एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, सही है, उसकी वजह ये है कि अगर आप नोटिस करो, मैं जा रही हूँ दोबारा हाइब्रिड मॉडल पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करो इस हाइब्रिड मॉडल में GM की इक्वेशन जो हमने निकाली थी, दैट इज कैपिटल IC ओवर VT, ठीक है। VT इज द थर्मल वोल्टेजेस, ठीक है। कैपिटल IC ओवर VT का क्या मकसद है कि अगर मुझे GM कैलकुलेट करना है
तो मुझे डीसी कलेक्टर करंट पता होना चाहिए, ठीक है। आईसी क्या है? डीसी कलेक्टर करंट है ना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे जीएम कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एसी डीसी जो है वो कलेक्टर करंट दैट इज कैपिटल आईसी कैलकुलेट करना है। और कैपिटल आईसी कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट कि हम दोबारा से क्या करते हैं, हम इनिशियली क्या सपोज करते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास ये डीसी सप्लाई एसी सप्लाई नहीं है, ठीक है। हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इसकी डीसी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस एसी सप्लाई को हटा देंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे कि हमारे पास इनपुट पे सिर्फ ये डीसी सप्लाई। अब बी वाला सर्किट देखो, ये देखो, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास इनपुट पे सिर्फ 3 वोल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है किससे? आरबीबी दैट इज 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर। और आगे का पूरा सर्किट वैसे ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैक से लिखे हुए हैं ये गिवन वैल्यूज हैं, और ये जो ब्लू से लिखी हुई है ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यूज आई किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैंने डीसी एनालिसिस शुरू की। मैंने कहा भाई हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम आईबी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आईबी पता चल जाएगा, तो उससे हम वीसी आईसी और वीसी निकाल देंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले आईबी पता किया। आईबी किस तरीके से पता किया कि भाई आईबी कौन सा करंट होता है? आईबी वो करंट होता है जो बेस में से गुजर रहा होता है, ठीक है। बेस में से जो गुजारा होता है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो क्या लगाया, मैंने केवीएल लगाया। मैंने कहा भाई अगर मैं 3 वोल्ट्स में से मुझे यहाँ का करंट मालूम करना है, ठीक है, तो मैं इस रजिस्टर में से गुजर रहा है ना आईबी, ठीक है, तो इस रजिस्टर की इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो वोल्टेजेस की, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो मतलब वोल्टेज डिफरेंस, दोनों का मालूम करके डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसका करंट आ जाएगा। किस तरीके से? मैं इसको लिखती हूँ। मैंने कहा कि भाई इस आई बी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज योर कैपिटल आई बी। और आई बी किस तरीके से आया? मैंने कहा भाई जो मेरे पास वी बी बी था, जो इस पॉइंट पे वोल्टेज था, इसका नाम क्या था? वी बी बी, ठीक है, एज यू कैन सी वी बी बी था। उसमें से अगर मैं, मुझे पता है यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ट्रांजिस्टर का ड्रॉप, जो कि क्या है 0.7, ठीक है। अगर मैं इसमें से 0.7 माइनस कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं जो इसकी गिवन रेजिस्टेंस है दैट इज आर बी बी, ठीक है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वी बी बी क्या गिवन था? 3 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 100K, ठीक है। 100K इज द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी? सेम यहाँ पे देखो यही कैलकुलेट हुआ है, वैल्यू क्या बनी? 3 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 100K। के यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो मैंने जवाब में इसके साथ मिली लगा दिया। 3 माइनस 0.7 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और आपके पास वो के की जगह यहाँ पे क्या आ गया? मिली आ गया। ज़ाहिर है ये के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पावर नेगेटिव हो जाएगी तो मिली बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आई बी की वैल्यू क्या आ गई? 0.023 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई अब हमें जो है वो कलेक्टर करंट, हमें जो है वो बेस करंट पता चल गया है, ठीक है। हमें बीटा भी पता है, हमें इक्वेशन पता थी कलेक्टर करंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई सी इज इक्वल्स टू बीटा मल्टीप्लाई बाय बेस करंट, ठीक है। हमने बीटा की वैल्यू 100 थी, इसको बेस करंट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आई सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। थर्ड थिंग इज वीसी। वीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमने कहा कि भाई हमने देखा था पहले भी, मैं ये बता चुकी हूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट पे वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं तो टोटल वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं? टोटल आ रहे हैं वीसीसी आ रहा है। वीसीसी में से मैं अगर इसका ड्रॉप माइनस कर दूं, जो इस पे इस रजिस्टर पे इस आरसी पे ड्रॉप हुआ, तो मेरे पास यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये कितना था? 10 से 10 माइनस, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन लिखती हूँ मैं। अगर मुझे वीसी निकालना है तो मैं क्या करूँगी? वीसीसी, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसलिए आई एम नॉट कंज्यूमिंग टू मच टाइम ओवर हेयर, इनटू आरसी, ठीक है। वीसीसी क्या है? 10, सही है। आईसी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या थी वो? 0.023 मिली एम्पेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आरसी क्या था? 3
के। सही है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वीसीसी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखना है, इसकी वैल्यू आ रही होगी 3.1 वोल्ट्स। ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास बेस करंट आ गया। ठीक है। आपके पास कलेक्टर करंट आ गया, आपके पास कलेक्टर वोल्टेजेस आ गए। ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं, हम पहले भी एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, एमिटर करंट के। ठीक है। तो देखो आई बी ने 0.3 मिलियन पेयर समथिंग लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ तक आई होप बात समझ में आती है। ठीक है। तो हम ने इसका मतलब हमने यहाँ तक जो है वो डीसी एनालिसिस कर ली। हमने देखा कि भाई इस तरीके से हमारे पास ये सब वैल्यू आ गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब हम इसके जो है वो एसी पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है। एसी पैरामीटर्स कंसिडर करने के लिए हम किस में जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल्स के लिहाज से हम क्या कहेंगे कि भाई हमने देखा, मैम जी फरमाइए। 2.3 मिली था और 3 के था, मिली से के कैंसिल हो जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे 2.0.023 को 3 से, तो मैम आंसर कैसे सेम आएगा 3.1 प्लस का। दोबारा बोलो। मैम क्या आपने भी बताया था कि ये जो VCC निकाला था, हम्म तो अपना 0.023 मिली मल्टीप्लाई बाय 3 किलो, किलो दैट से मिली कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.023 को और फिर बेटा 10 से माइनस आईसी करेंगे। की वैल्यू, एक मिनट, मैंने शायद आईसी की वैल्यू गलत लिख दी थी। आईसी बीटा की वैल्यू थी, आईबी की वैल्यू थी, सॉरी मेरी गलती है ये, आईबी की वैल्यू थी 0.023। ठीक है, मिली। सही है। और आईसी की वैल्यू है, ठीक है, 2.3 मिली एम्पेयर। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है। हमने आई बी को बीटा से मल्टीप्लाई किया था तो 2.3 मिली एम्पेयर आया था। ठीक है। मैंने इक्वेशन सही लिखी थी, दैट इज वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 10 माइनस 0.023 नहीं आएगा, 2.3 मिली एम्पेयर आएगा। ठीक है। 2.3 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय कितना के था, 3 के। अब सॉल्व करके देखो, अब सही है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, सही है। मैंने आईसी की जगह आईबी की वैल्यू लिख दी थी। ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब हमने इसकी डीसी एनालिसिस कर ली, हमने आईसी की वैल्यू निकाल ली, हमने आईबी की वैल्यू निकाल ली, और हमने जो है वो वीसी की भी वैल्यू निकाल ली। और हमने ये कहा कि भाई हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं मोस्ट केसेस में कि हमारा जो आईसी है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है किसके, आईई के। ठीक है। तो अब हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं और हम इसकी एसी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो इन्होंने हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ कैसे किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ड्रॉ करने से पहले दो चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है। दो हाइब्रिड मॉडल के दो पैरामीटर्स हमें पता है। ठीक है। वो क्या है, एक हमें पता है जीएम किसके बराबर होता है, आई सी अपॉन बी टी के। ठीक है। और आर पाई किसके बराबर होता है, बीटा ओवर जीएम के। सही है। अच्छा, हमें आईसी की वैल्यू पता है। ठीक है। वीटी की वैल्यू, सही है, एट रूम टेम्परेचर। सही है। वीटी क्या होता है, थर्मल वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है। ये डेटा शीट में लिखे हुए होते हैं। और वीटी की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है 25 मिली वोल्ट्स। ठीक है। वीटी की वैल्यू जो रूम टेम्परेचर पे यूज़ की जाती है दैट इज 25 मिली। सही है। तो अब हम इसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई इसको यूज़ करते हुए आपने जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, आपने जीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है। जीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आईसी की वैल्यू आपकी क्या थी, आईसी की वैल्यू थी आपकी 2.3। 2.3 को डिवाइड करो 25 से। एक मिनट इसको करके देखा, मैं अपना कैलकुलेटर निकालूँ। ठीक है। 2.3 डिवाइड मिली डिवाइडेड बाय 25 मिली, तो ये आपका बन जाएगा
92 मिली, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये 92 मिली बन जाएगा। आईसी की वैल्यू 2.3 मिली थी, वीटी की वैल्यू 25 मिली थी, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास 92 मिली एम्पेयर पर वोल्ट बन गया, ठीक है। एम्पेयर पर वोल्ट क्यों इसका यूनिट आया, क्योंकि ऊपर एम्पेयर्स था नीचे वोल्ट थे, तो एम्पेयर पर वोल्ट इसका यूनिट हो गया, ठीक है। आर पाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हमने हाइब्रिड मॉडल में, इसकी भी इक्वेशन देखी थी हाइब्रिड मॉडल में, दैट इज हियर, ठीक है। आर पाई किसका आता है, बीटा ओवर जीएम के, जीएम आपने ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया, बीटा आपके पास गिवन था। 100 डिवाइडेड बाय 92 मिली करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर पाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.09 किलो ओम, ठीक है। अब आपने हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से आपने क्या कर दिया, आपने हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से बीटा कैलकुलेट कर लिया और आपने हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से जीएम कैलकुलेट कर लिया और आपने आर पाई कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब मैं हाइब्रिड मॉडल बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वी नॉट ओवर वी आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल बनाना शुरू करते हैं। हाइब्रिड मॉडल सबसे पहले तो हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल ऊपर बना हुआ है, मैं इसको ही आप लोगों को समझा। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आपके पास, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करना चाहता हूँ, ओके। सबसे पहले यहाँ पे हमने हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ किया, हमने देखा, फिलहाल इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, इस पार्ट को भूल जाओ। अच्छा हाईलाइटर अच्छा नहीं चल रहा तो मैं इसी पेन को ही ले लेते हैं, ठीक है, इसमें चेंज ना करें। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, हमने देखा भाई, जो हमने हाइब्रिड मॉडल पढ़ा था, हम कहते थे यहाँ पे बेस है, ठीक है, दैट इज पॉइंट बी, बेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एमिटर होता है, एमिटर कनेक्टेड होता है ग्राउंड के, सही है। और यहाँ पे आपके पास एक करंट सोर्स होती है, दैट इज, इसका एरो डाउनवर्ड्स होता है और दैट इज जीएम इंटू वीबीई, सही है। और इधर आपका होता है कलेक्टर, सही है, इधर क्या होता है आपके पास, कलेक्टर होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ जो है वो क्या बनाया है, हाइब्रिड मॉडल जो हमने पहले पढ़ा था, अभी मैंने अपना सर्किट इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया कलेक्टर, ठीक है। अब हमारे सर्किट के लिहाज से हमारे पास बेस पे क्या कनेक्टेड था, बेस पे हमारे पास, अब मैं एसी एनालिसिस कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। बेस पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड थी, तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, और उसके साथ क्या कनेक्टेड था, वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड थी, दैट इज एसी वोल्टेज सप्लाई, और डीसी फिर हमने हटा दी क्योंकि हम एसी एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया ग्राउंड। ये था वी आई, ठीक है, और ये क्या था, आर बी बी बी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस रेजिस्टेंस को कहते हैं आर पाई, ठीक है, ओके। ये आपके हो गया बेस। उसके बाद कलेक्टर पे आपके पास क्या कनेक्टेड था, कलेक्टर पे आपके पास एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड थी, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को भी और उसके साथ क्या कनेक्टेड था, वीसीसी कनेक्टेड था, ठीक है। वीसीसी इटसेल्फ क्या था, वो भी तो एक वोल्टेज सप्लाई थी ना, तो जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो हम वीसीसी को भी हटा देंगे, ठीक है। तो आरसी के साथ ये जो यहाँ पे, ये देखो इससे पहले वाले मॉडल में बना हुआ है, सही है, इसको कंसिडर करो। यहाँ पे आपके पास वीसीसी थी 10 वोल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे थी 3 वोल्ट्स की डीसी सप्लाई, वीसीसी डीसी सप्लाई। अब ये देखो सी वाला सर्किट देखो, वीसीसी को भी हटा दिया, वीसीसी की जगह भी ग्राउंड कर दिया, और ये 3 वोल्ट्स को भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आ गए, अब जब मैं हाइब्रिड मॉडल में बनाऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड आ गया, ठीक है। इस पॉइंट से हमने क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट से हमें वी नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मॉडल समझ में आया, देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीचे बना हुआ है, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अलग अलग पार्ट में बना के दिखाया, दिस इज एज इट इज लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये समझ में आ गया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आया, यस मैम। ओके।
बेटा इस सर्किट में जब तक आपके पास एमिटर ग्राउंड है, जब तक आपके पास एमिटर में कोई सर्किट कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। आगे आप सर्किट्स पढ़ोगे, जब करेक्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ोगे तब आप देखोगे कि एमिटर्स के साथ अब रेजिस्टेंस लगेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक आप सारे सर्किट इस तरीके से पढ़ रहे हो जिसमें एमिटर के साथ रेजिस्टेंस नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ पे भी एमिटर को ग्राउंड करो, क्योंकि तुम्हारे गिवन सर्किट में एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड था, तो जाहिर है उसका हाइब्रिड मॉडल में भी एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड होगा, ठीक है। मोहम्मद, वो पता नहीं किसने सवाल पूछा था, मोहम्मद सादैन ने पूछा था। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने इसका हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वी नॉट ओवर वी आई निकालना था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया उसके लिए, सबसे पहले कैलकुलेट किया वी बी ई, ठीक है। वी बी ई कैलकुलेट करने की वजह क्या थी, क्योंकि वी बी ई के थ्रू ही जो है हम वी नॉट ओवर वी आई के तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, दैट इज योर वी बी ई पॉइंट, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ तक का सर्किट कंसिडर करूँ खाली, ठीक है, सिर्फ इतना सर्किट हम फॉर द टाइम बिंग कंसिडर कर रहे हैं, सही है। मैं यहाँ के वोल्टेजेस निकालना चाह रही हूँ ना, ये वी बी ई के, ठीक है। तो मैं खाली इतना सर्किट कंसिडर करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये एक तरह का सीरीज सर्किट बन गया, ठीक है। इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक तरह का सीरीज सर्किट बन गया। ये किस तरह से बनेगा, ये एक वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है। ये मेरे पास आर बी बी रेजिस्टेंस हो गई, उसके साथ दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज आर पाई, ठीक है। और ये आर पाई फिर आगे जाके क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया फिर से, सही है। ये बना आर बी बी, ये हुई आर बी बी, ठीक है। और ये हुई आर पाई, सही है, आर पाई। और आर पाई पे कितना वोल्टेजेस आ रहे हैं, वी बी ई वोल्टेजेस आ रहे हैं जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सोर्स वोल्टेज क्या है, वी आई है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सीरीज सर्किट लग गया। इसमें क्या लगा सकती हूँ मैं, वी डी आर लगा सकती हूँ, वी डी आर के थ्रू मैं वी बी ई मालूम कर सकती हूँ। वी बी ई की इक्वेशन क्या आएगी, वी बी ई इज इक्वल्स टू आर पाई डिवाइडेड बाय आर बी बी प्लस आर पाई इंटू वी आई सोर्स वोल्टेज, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, अब मैं लिखने से बचने के लिए मैं दोबारा वहां जाती हूँ, ठीक है। देखो, दिस इज एज इट इज दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या हुआ, वी बी किसके बराबर है, वी आई मल्टीप्लाई बाय, सेम मैंने जो इक्वेशन लिखी है, ठीक है, आर पाई डिवाइड बाय आर पाई प्लस आर बी बी, ठीक है। अब हमें आर पाई की वैल्यू पता है, हम ऊपर निकाल चुके हैं 1.09 के, ठीक है। हमें आर पाई प्लस आर बी बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आर बी बी की वैल्यू भी पता है, दैट इज 100 किलो, ठीक है। हमने निकाली तो हम वी आई को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो वी बी किसके बराबर आ गया, 0.011 वी आई के, ठीक है। वी आई की हमें वैल्यू नहीं पता थी, इनपुट सिग्नल की हमें वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गई आपकी वी बी ई की वैल्यू, ठीक है। ये हमने इनपुट साइड सॉल्व की। अब हम जाते हैं आउटपुट साइड की तरफ, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई मुझे वी नॉट निकालना है, ठीक है। मुझे वी नॉट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे वी नॉट निकालने के लिए मैं सिंपल क्या फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, इस सर्किट को देखते हुए, सही, इस सर्किट को देखते हुए मुझे अब आउटपुट वाले सर्किट को मैं देख लूँ, सही है। और मुझे वी नॉट आउटपुट का कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है भाई, हमने देखा कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो और एक करंट सोर्स है, और मुझे वोल्टेजेस निकालने हैं, ठीक है। अब इस करंट की डायरेक्शन, इस पूरे सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, जी एम वी बी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब ये टूवर्ड्स आरसी आ नहीं रहा है, ये जो है वो मतलब ये इस डायरेक्शन में होता, मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ, ये इस डायरेक्शन में होता तो इसका मतलब ये आरसी पे आ रहा होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
तो इसका मतलब हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन शो करना पड़ेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ मुझे सिंपल वोल्टेज निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ओहम्स लॉ लगाया। हमने कहा भाई हमारे पास करंट है, दैट इज जी एम, करंट की वैल्यू क्या है, करंट सोर्स की GMVB, ठीक है। और हमारे पास वो करंट किस रेजिस्टर में से गुजर रहा है, दैट इज RC, ठीक है। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो V नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, -GM इंटू VBE मल्टीप्लाई बाय जो करंट था, दिस इज द करंट, -GM VBE और करंट सोर्स के लिहाज से, ठीक है। और RC हमारी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इस VBE की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। VBE की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। GM की वैल्यू भी हमें पता है, सही है। GM फिलहाल मैं VBE की वैल्यू क्या लिखती हूँ, VBE की वैल्यू क्या थी मुझे नीचे जाके देखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि याद नहीं है। हाँ, VBE की वैल्यू क्या आ गई, चलो GM की वैल्यू भी यहाँ लिखी थी तो हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। GM की वैल्यू आई थी 92, सही है, 92 मिली थी मेरे ख्याल से, सही। इससे मल्टीप्लाई होगा, VBE की वैल्यू आई है 0.011 VI, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, RC की 3K, ठीक है। ये VI यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, V नॉट ओवर VI इंटू इस सबको जो कॉन्स्टेंट्स बचेंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 3.04 वोल्ट्स पर वोल्ट, ठीक है। समझ में आई ये वैल्यू किस तरीके से है, देखो एज इट इज V नॉट ओवर VI को जो है वो हम क्या कहते हैं, हम वोल्टेज गेन कहते हैं, दैट इज AV, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारे पास ये AV की ओवरऑल इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया पूरा न्यूमेरिकल कि किस तरह हमने हाइब्रिड मॉडल को यूज़ करते हुए बआसानी हमने अपनी AC एनालिसिस कर ली। पहले हमने इनपुट वाले सर्किट को सॉल्व किया, फिर हमने आउटपुट वाले सर्किट को सॉल्व करके हमने इसकी वोल्टेज गेन ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैंने अभी समझाया है, तो आप लोगों को जब तक आप इसके हाथ से खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये मज़ीद क्लियर नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, ताकि अभी मैं आगे जो हूँ वो कंटिन्यू कर। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, तो ये था एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके ऑब्वियसली पेपर्स में भी आ सकती हैं कि इस तरीके से हम AC स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक था पाई मॉडल। अब सेकंड आपके पास एक और कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है, दैट इज़ द T मॉडल, ठीक है। आप T मॉडल को भी यूज़ कर सकते हो। T मॉडल में भी देखो सेम एज पाई मॉडल, इन्होंने क्या किया हुआ है, बस बीच में से ट्रांजिस्टर हटाया है, ठीक है। और आपने कहा है कि भाई इसको जो है वो जिस तरह से वहाँ पे AC सोर्स करंट सोर्स से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी करंट सोर्स से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज GMVBE, ठीक है। और बेस पे क्या होता है आपका IB होता है, ठीक है। और जो आपके पास इसमें जो है, अब आपके पास एक चीज़ डिफरेंट की हुई है कि इन्होंने अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है RE से। वहाँ जैसे R पाई यूज़ कर रहे थे आप, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने RE से रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ठीक है। और इन्होंने जो है, और कलेक्टर पे क्या है आपके पास, बेसिकली कलेक्टर पे आपके पास करंट सोर्स है, दैट इज GMVBE, सही। तो ये पूरी रिप्रेजेंटेशन है T मॉडल की, जिसमें आपके पास बेस पे क्या है, IB है, कलेक्टर पे करंट सोर्स है, और जिसकी वैल्यू है GMVBE, और आपके पास
एमिटर पे जो क्या है इन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाई है। ये बेसिकली एमिटर रेजिस्टेंस नहीं होती, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। वहाँ पे आर पाई से रिप्रेजेंट की हुई थी और यहाँ पे आर ई से रिप्रेजेंट की है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी अगेन पूरी डेरिवेशन है, तो हम इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है, छोटी सी डेरिवेशन है, बस इसको देख लेते हैं एक नज़र। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम करंट, क्योंकि हम करंट सोर्स के रिस्पेक्टिवली बात करें तो हम करंट सोर्सेज देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो है वो नोड एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ और मैं इस सर्किट को एनालाइज करूँ तो मेरे पास क्या है, 3 करंट्स हैं। एक है IB, एक है I, मतलब एक ये वाला, इस नोड पे 3 करंट आ रहे हैं, ठीक है। एक IB आ रहा है, IB इंटर हो रहा है, GM-VB इंटर हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, ये IE लीव कर रहा है, ठीक है। 3 करंट है, एक ये इंटर हो रहा है, ये इंटर हो रहा है और ये लीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिखना शुरू करूँ तो मैं क्या बनेगी, IB प्लस GM-VBE, सही है। ये दोनों एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और लीव क्या कर रहा है, इज इक्वल टू लीव क्या कर रहा है, इस रेजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है। अब मुझे रेजिस्टेंस कम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, मुझे वोल्टेजेस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस लिखती हूँ, दैट इज VBE डिवाइडेड बाय RE, ठीक है। अब मुझे अगर इससे IB कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये GM-VB उधर चला जाएगा, ये IB बराबर आ जाएगा किसके, VBE डिवाइड बाय RE माइनस GM-VBE, सही। इसमें से मजीद इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, मुझे ज़्यादा लिखने में टाइम कंज्यूम हो रहा है तो मैं इधर ही दिखा देती हूँ। इन्होंने VB RE को कॉमन ले लिया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 1 माइनस GM-RE बचा, ठीक है। क्योंकि इस टर्म में RE मौजूद नहीं था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में RE आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये GM-RE जो है बेसिकली किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है, ठीक है। और अल्फा हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो अब बराबर होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 के, ठीक है। ये तो हम बहुत पहले इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको फिर इसमें से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, VB डिवाइड बाय बीटा प्लस 1 RE, और ओवरऑल आपके पास इस पूरी टर्म को इन्होंने कह दिया है कि भाई ये पूरी टर्म आपके पास किसके बराबर है, ये पूरी टर्म आपके पास R पाई के बराबर है, ठीक है। अगर हम बीटा प्लस 1 RE, बेसिकली रिलेशनशिप दिखाया हुआ है आपके पास कि R पाई इस टी मॉडल में R पाई किसके इक्विवेलेंट है, R पाई इक्विवेलेंट है बीटा प्लस 1 RE के इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद इसको मजीद हमने कहा कि भाई हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पाई मॉडल में क्या हुआ था कि एक करंट सोर्स को VBE की टर्म्स में लिखा हुआ था और एक को IB की टर्म्स में लिखा हुआ था। तो हम इसको भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे भाई हमारे पास GM-VBE में अगर हम VBE को रिप्लेस कर दें किससे, इस टर्म को इन टर्म्स ऑफ इस ये टर्म है आपके पास हियर, ठीक है। इस टर्म को इन टर्म्स ऑफ करंट निकालना चाह रहे हैं तो उसने क्या किया, आपके पास VBE को किससे रिप्लेस कर दिया, VBE एक्चुअली किसका वोल्टेज है, जो इस रजिस्टर में से इस रजिस्टर का वोल्टेज है, इस रजिस्टर पे जो ड्रॉप हो रहा है, इस रजिस्टर में करंट क्या है, IE है, रेजिस्टेंस क्या है, RE है, ठीक है। तो अगर वो ओम्स लॉ लगाएं V इक्वल्स टू IR तो VBE किसके बराबर हो जाएगा IE RE के, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्होंने यही किया है कि VBE को रिप्लेस किया हुआ है किससे, IE RE से, ठीक है। उसके बाद इसको कॉमन ले लिया GM और RE को, तो ये GM-RE अभी ऊपर देखा था कि GM-RE किसके बराबर था, GM-RE अल्फा के बराबर था, तो अल्फा के बराबर हो गया और आपके पास क्या बचा, IE बचा, ठीक है।
तो अगर GMVB को इन टर्म्स ऑफ करंट रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, पहले हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ करंट रिप्रेजेंट करना चाहें तो GMVB किसके बराबर है, अल्फा IE के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो इन टर्म्स ऑफ जब करंट कंट्रोल करंट सोर्स बनाया है तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा IE लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इसकी यही 2-3 इक्वेशंस थी, ठीक है। जो मेन इक्वेशंस है इसकी क्या है कि आपके पास GM, अभी आपने नीचे देखा GM की इक्वेशन वही होती है IC और VT जो आपके पास पाई मॉडल में होती है। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे RE की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको रीअरेंज कर लो तो आपके पास RE की इक्वेशन आ जाएगी और आपके पास सारे फैक्टर्स आपको बाकी पता है, ठीक है। ये पूरी डेरिवेशन आपने देख ली, गो थ्रू कर ली। तो ये बेसिकली खाली इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। जिस तरह पाई मॉडल्स का आपने एक न्यूमेरिकल देख लिया कि वो किस तरह के सॉल्व हो सकता है आपके पास कुछ सर्किट जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ टी मॉडल भी जो है वो सॉल्व करने पड़े। टी मॉडल ज़्यादातर उन सर्किट्स के लिए यूज होता है जहाँ पे आपके पास एमिटर पे भी रेजिस्टेंसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आगे कहीं इसका न्यूमेरिकल आया तो आपको करवा दिया जाएगा। फिलहाल आपके पास जो है वो इसकी सिर्फ डेरिवेशन ही थी, ठीक है। तो ये 2 मॉडल्स थे जो आपके पास यूज होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर डूइंग द AC एनालिसिस, ठीक है, कि हम स्मॉल स्केल इनपुट सिग्नल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, सही। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, अब आपके पास बेसिकली जो सर्किट स्टार्ट हो रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज़ एम्पलीफायर्स, ठीक है। अब हम आज की क्लास में तो अब टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। 3 तरह के सर्किट्स होते हैं हमारे पास, जो 3 तरह की एग्जाम्पल होती हैं दैट इज़ पेज नंबर यहाँ से नहीं रहता, ठीक है। बुक का पेज नंबर 424 पे है, ठीक है। 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपके पास। एक होती है कॉमन एमिटर, ठीक है। एक होती है, ये मैं मिटा दूँ 1 मिनट, ओके। एक होती है आपके पास कॉमन एमिटर, ठीक है। जब आप एम्पलीफायर डिज़ाइन की तरफ जाते हो तो 3 बेसिक तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है कॉमन एमिटर, एक होती है कॉमन बेस, एक होती है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें जो है वो कॉमन एमिटर वाले को एमिटर इसलिए कहा गया, कॉमन एमिटर इसलिए कहा गया है क्योंकि एमिटर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, इनपुट किस पे कनेक्टेड है, बेस पे कनेक्टेड है और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। दैट्स वाई, मतलब एमिटर से कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इट्स वी आर कॉलिंग इट कॉमन एमिटर, ठीक है। कॉमन बेस वाले में देखो तो बेस को डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। इसको नोटिस करो, ये बराबर वाले बी सर्किट को बेस को डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है और इनपुट कहाँ दे रहे हैं, एमिटर पे इनपुट दे रहे हैं और कलेक्टर से आउटपुट दे रहे हैं, इसलिए जिसको ग्राउंड किया हुआ है उसके हिसाब से नाम होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, कॉमन बेस नाम है, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर में देखो कि आपके पास कलेक्टर को डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, बेस पे इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट एमिटर से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, कॉमन कलेक्टर है, ठीक है। 3 तरह के सर्किट्स हैं, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस। हम इसको सॉल्व करेंगे कि देखेंगे तीनों की जो है वो कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है और किस तरीके से एम्पलीफायर्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लो, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। एनीवन? ओके, नेक्स्ट क्लास सब जो है वो कोशिश करना कि सब अटेंड करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी और क्लास में ही छोटा सा क्विज लूँगी, ठीक है। तो कोई भी मिस मत करना क्लास। मैं क्लास में ऑन स्पॉट क्विज लूँगी और उस क्विज को जो है वो आपने उसी वक्त सॉल्व करना होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए। तो कोई भी
कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ाऊँगी उसी से रेलेवेंट क्विज़ लूँगी, ठीक है? अब तक जो पढ़ा है सिर्फ उसको रिविज़न कर लेना और जो इक्वेशंस वगैरह देखते हो उसको राइट कर लेना। पक्का भी नहीं है, हो सकता है लूँ भी और हो सकता है ना भी लूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि ले लूँ छोटा-सा क्विज़, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का क्विज़ है, फिर इसके बाद दूसरे से किसी कोर्स का, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इंशाअल्लाह ताला जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दानियाल बेटा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना इफ़ यू आर हियर। यस दानियाल यू आर हियर। दानियाल आप मुझे पर्सनली मैसेज करना बेटा, मुझे आपसे एक काम है, ठीक है? मुझे आपके पास मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना। मेक श्योर कि सबने अटेंडेंस मार्क कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। यूनी बेटा यूनी क्लासेस के लिए अभी ओपन नहीं हो रही, प्रोबेबली लैब्स के लिए अगले वीक से ओपन हो जाए, ठीक है? हमने लैब की स्केड्यूलिंग की है और बात की है, प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट भेजी है, होपफुली वो अप्रूव हो जाएगी, तो हम जल्द जो है वो लैब्स यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर देंगे, ठीक है? इस वीकेंड में होगी। इस वीकेंड का तो नहीं पता बेटा, पता चल जाएगा आपके अगर टीचर, मैं तो आपको कोई लैब करवाती नहीं हूँ, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछना। वैसे अभी स्केड्यूल आया नहीं है तो अभी कुछ पता नहीं है कि इस वीकेंड होगी या नहीं होगी। चलो अल्लाह हाफिज़। यू मे लीव द सेशन।